गाइस आज की कहानी बाकी सारी ही डरावनी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात है लगभग 2019 के आसपास की, जब कोविड का टाइम चल रहा था। लॉकडाउन के वक्त में कोलकाता के रेंटेड फ्लैट पर रहने वाली देवर्षिता के घर में उस वक्त ग्रोसरी का सामान खत्म हो गया था। यानी ये जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, दाल चावल आटा गेहूँ ऑयल, ये सारी चीजें। अब मार्केट उस वक्त बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होता था, लेकिन जब भी मार्केट थोड़ी देर के लिए ओपन होता था, लोग मास्क पहनकर वहां पर फटाफट जाते थे। देवर्षिता ने सामान तो खरीद लिया था, लेकिन चलते हुए उसके पैर में मोच आ गई थी। तो पास में खड़े रिक्शा के पास जाती है और बोलती है कि भैया हमारे इस एड्रेस पे हमको छोड़ दो। देवर्षिता जैसे ही अपना एड्रेस बताती है, वो रिक्शे वाला साइड में रिक्शा को रोक देता है और देवर्षिता बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बहुत सारे सवाल पूछता है और उन सारे ही सवालों को पूछने के बाद देवर्षिता को वो गली के बाहर छोड़ता है। लेकिन छोड़ने के बाद वो ऑटो वाला देवर्षिता को अपना नंबर देते हुए बोलता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो शाम को मुझे कॉल जरूर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो जो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा वही मेरे अंदर भी क्वेश्चन आया। उस रिक्शा वाले ने देवर्षिता से ऐसा क्यों कहा होगा? उसके पीछे देवर्षिता का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। गाइस, हमारी कहानी की जो देवर्षिता है वो उड़ीसा से बिलोंग करती थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी जो दूसरी माँ आई थी, उनके साथ उसका रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर देवर्षिता को किसी के साथ अटैचमेंट था, किसी से लगाव था, तो वो बस एक ही इंसान से था, और वो थी उसकी दादी। लेकिन मई 2019 कोविड अपनी पीक पर था। सब लोग कोविड से मर रहे थे और इसी बीच देहांत हो जाती है देवर्षिता की सबसे प्यारी, उनकी दादी की। उस वक्त देवर्षिता के पास कोई नहीं था, क्योंकि देवर्षिता की माँ का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। पिता देवर्षिता से ज्यादा उसकी अपनी नई बीवी को प्यार करते थे और दादी अब गुजर चुकी थी। पूरी तरीके से टूट चुकी देवर्षिता एक नई जॉब को ज्वाइन करती है, एक जॉब जो उसे कोलकाता में मिलती है, और कोलकाता के किस्तौरपुर में अपने ही ऑफिस के दोस्तों के साथ वो 2 BHK फ्लैट पर रेंट में रहने लगती है। अब गाइस, ये आप समझ पाओगे कि जब घर में आपका कोई इंतजार कर रहा हो, वही इंतजार करेगा जो आपसे प्यार करता हो, तो घर जाने के लिए आप बहुत इच्छुक रहते हो। आप वेट करते हो ऐसे वक्त का जब आपको छुट्टी मिले और आप घर जाओ। लेकिन देवर्षिता के केस में उसके घर में उसका कोई नहीं था। तो कोविड का जब लॉकडाउन होने वाला था तो सब लोग अपने घर चले गए थे। यानी जिस फ्लैट में वो रहती थी, वहां पर जितनी भी उसकी सहेलियां थी वो सब अपने घर चले गए थे, लेकिन देवर्षिता नहीं जा पा रही थी। लेकिन जिस 2 BHK में देवर्षिता रहती थी वो उसके लिए काफी महंगा भी पड़ रहा था, क्योंकि अकेले उसे लगभग 20,000 रुपए हर महीने देने पड़ते। इसीलिए देवर्षिता एक सस्ते रेंट वाले रूम की तलाश में थी। और जहाँ वो काम करती थी वहाँ पर उसकी एक दोस्त थी, मीना। वो कोलकाता का एक एरिया उसे सजेस्ट करती है। देवर्षिता जब उस एरिया में जाती है तो वहाँ पर एक दादी थी, और जब देवर्षिता वहाँ से गुजर रही थी तो वो दादी उसको रोकते हुए पूछती है कि तुझे रूम चाहिए ना, आजा ऊपर मेरे साथ चल, मैं तुझे कमरा दिखाती हूँ। अब देवर्षिता को वो दादी काफी ही सस्पिशियस लगी, यानी काफी डरावनी टाइप की लगी। लेकिन बुढ़ापे में अक्सर लोग डरावने लगने लगते हैं, इसलिए इस चीज को देवर्षिता ने इग्नोर किया। वो दादी के पीछे पीछे ऊपर तक गई और जैसे ही उसने रूम देखा उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस रूम में सोफा लगा था, लाइट्स लगी हुई थी, AC लगी हुई थी, और पूरे तरीके से जिसको हम फुल्ली फर्निश्ड रूम कहते हैं वो था वो। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात दादी अब कहने वाली थी। दादी देवर्षिता से पूछती है कि जहाँ अभी तू रहती है वहाँ का रेंट कितना है? देवर्षिता बोलती है कि दादी अभी तो 20,000 में मैं रहती हूँ, बट मैं इतना दे नहीं पाती हूँ, इसलिए यहाँ आप इतना तो मत ही लेना, आप काफी कम लेना, मतलब 10 के आसपास आप ले सकते हो। दादी हंसते हुए बोलती है कि यहाँ का रेंट है 2,500। देवर्षिता सोचती है इतना सस्ता, मतलब सीरियसली इतना सस्ता रूम, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज और इतना सस्ता रूम मिलने के बाद देवर्षिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। देवर्षिता ने तुरंत दादी को एडवांस दिया और अपने रूम में जाने लगी ताकि वो अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट करे। लेकिन दादी ने उसे रोका और बोला कि तू यहाँ से खाना खाने बिना नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता है तू सुबह से निकली होगी और तू रूम की तलाश में होगी। देवर्षिता की तो आंखें भर आई। उसने बोला कि इतने अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं। कहीं ना कहीं देवर्षिता को उस बूढ़ी औरत में अपनी दादी दिख रही थी, इसलिए वो बैठ जाती है खाना खाने, और खाना खिलाते खिलाते दादी उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है। एंड गाइस, ये कहानी ही है इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब देवर्षिता दादी के सामने बैठकर खाना खा रही थी तो दादी अपने पुराने जमाने की स्टोरी सुना रही थी। लेकिन स्टोरी काफी बोरिंग थी, बट देवर्षिता क्योंकि बस उनमें अपनी दादी देख रही थी, इसलिए वो उस चीज को ध्यान से सुन रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोरी में तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला था, आएगा लेकिन सेकंड स्टोरी में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खैर, खाना खाने के बाद जब देवर्षिता अपने पुराने फ्लैट में जाती है और अपना सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट होने वाली होती है तो दादी उसे एक वार्निंग देती है और बोलती है कि तू रूम में तो शिफ्ट हो जा, लेकिन वो कोने वाली जो खिड़की है ना इस रूम में, उसको खोलना मत, क्योंकि खिड़की के उस साइड बांग्लादेश के रिफ्यूजी रहते हैं, वो तुझे हार्म कर सकते हैं। गाइस, रिफ्यूजी वो होते हैं जिनको अपने देश से भगा दिया जाता है, या अपने देश में वो सेफ नहीं फील करते हैं तो दूसरे देश में आकर वो शरण लेते हैं। अब ये सुनने के बाद देवर्षिता को थोड़ा सा वियर्ड लगा, उसे थोड़ा अजीब लगा कि
मुझे कोई हार्म पहुंचाएगा, ऐसे एरिया में ही क्यों रहना है। लेकिन फिर क्योंकि उसे वो दादी बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो शिफ्ट हो जाती है और वो बोल देती है दादी को कि ठीक है दादी, मैं उस खिड़की को नहीं खोलूंगी। अब दादी का ना एक पोता भी उनके साथ रहता था जिसका नाम था उत्तम, लेकिन वो बड़ा ही अजीब था। वो जैसे ही देवर्षिता को देखता था वो वहां से भाग जाता था। शुरू में देवर्षिता को लगा कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, भागते ही रहते हैं, तो शायद ये उत्तम जो है ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन गाइस बात कुछ और है जो आप कहानी में आगे समझोगे। लगभग 20 अक्टूबर 2020 तक सब कुछ सही चला। इसके बाद आता है दशहरा का दिन। सब लोग कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर जाने वाले थे, तो दादी और उनके साथ रह रहे दादा दोनों ही बोलते हैं कि चलो हमारे साथ मंदिर। लेकिन देवर्षिता के उस वक्त पीरियड्स चल रहे थे, इसलिए उसने मना कर दिया कि अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ, तो आप लोग जाइए। अब उस घर में वो अकेली रह जाती है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। अब देवर्षिता काफी बोर हो रही थी। हर बार अपने ऑफिस का काम करने के बाद जब भी वो घर आती थी तो अपने दादी और दादा से बातें करती थी और वो उनको एकदम अपना दादा दादी मानती थी। लेकिन इस बार घर में कोई भी नहीं था। और जब देवर्षिता ऑफिस से आती है तो क्योंकि वो बोर हो रही थी और उसे भूख भी लगी थी, तो वो जोमेटो से कुछ ऑर्डर करती है। और जब घंटी बजती है, उसका ऑर्डर डिलीवर होने वाला होता है, तभी लाइट कट जाती है। वो दरवाजा खोलती है, ऑर्डर लेती है, घर के अंदर आती है और बिना सोचे समझे वो खिड़की खोल देती है। लेकिन जो खिड़की वो खोलती है वो वही खिड़की थी जिसे खोलने के लिए दादी ने मना किया था। क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही थी, अंधेरा बहुत था, तो जैसे ही वो खिड़की खुलती है वहां से ठंडी हवा आती है और रोशनी भी आती है। लेकिन शायद कुछ और भी आया था जो देवर्षिता को बिल्कुल पता नहीं चला। गाइस उस विंडो से, उस खिड़की से ना व्यू बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद उसको दादी का कॉल आता है, तो देवर्षिता डर जाती है कि कहीं दादी को पता तो नहीं चल गया, कहीं कैमरा वैमरा तो नहीं लगा है। वो हर तरफ देखने लगती है, तो दादी बस कॉल पे एक ही चीज कहती है कि बेटा थोड़ा लेट हो जाएगा, अपना ध्यान रखना एंड खिड़की को मत खोलना, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। दादी ने बोल दिया था कि लगभग 9 बज जाएंगे आने में, तो इतना टाइम जो था उसको वो यूज करते हुए दादा और दादी के लिए दम बिरयानी बना रही होती है। लेकिन दादा दादी अभी भी नहीं आए, तो वो अपना ही बनाया हुआ दम बिरयानी खाकर सो जाती है। लेकिन लगभग 10 बज चुके थे और खाने के बाद फिर से लाइट कट जाती है। देवर्षिता को अब आदत हो चुकी थी उस खिड़की को खोलने की। दिन भर में उसने लगभग 1 से 2 बार खिड़की खोल दी थी। अब क्योंकि दादी और दादा अभी तक नहीं आए थे, तो उसने सोचा कि यहाँ से थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, थोड़ी सी रोशनी भी आ जाएगी और व्यू भी अच्छा है, यहाँ से नींद बड़ी अच्छी आएगी। वो खिड़की को वापस से खोल देती है। लेकिन इस बार जब वो खिड़की को खोलती है तो ऐसा लगता है कि हवा के साथ कुछ और भी अंदर आया, कुछ और जो उसको छू कर पीछे गया रूम में। लेकिन देवर्षिता ने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन आगे जो होने वाला है उस चीज को देवर्षिता इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास देवर्षिता की आंख खुलती है। लेकिन जब देवर्षिता की आंख खुलती है तो उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी दादी ही थी। साइड में दादा खड़े होकर हंस रहे थे, और इस चीज को देवर्षिता देखते हुए बहुत डर जाती है। वो कस के चिल्लाती है, लेकिन जैसे वो चिल्लाती है दादा और दादी गायब हो जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। देवर्षिता काफी डर जाती है, उसे सुस्सू आ जाती है इस चीज को देखने के बाद। वो वॉशरूम में जाती है, डोर को अंदर से लॉक करती है और सुस्सू करते हुए बस सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये मेरा वहम है या फिर सब कुछ सच है। उसे लगता है कि शायद उसका कोई बुरा सपना था, इसलिए वो पानी से अपने मुंह को धोती है, और अपने मुंह को धोते ही जैसे वो ऊपर उठाती है, सामने शीशा लगा होता है और शीशे में दोनों तरफ उसके दादा और दादी दिखते हैं, जिनकी आंखें लाल रंग से चमक रही होती है। वही दादा दादी जो मंदिर में गए हुए थे आज। लेकिन फिर वो जैसे ही आंखें झपकती है वो लोग गायब हो जाते हैं। देवर्षिता को लगने लगता है कि वो पागल हो रही है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब इतना ज्यादा डरावना इंसिडेंट होने के बाद ना गाइस कोई सो नहीं सकता है, तो पूरी रात बस अलर्ट मोड में जगी हुई थी। उसे बेड पे जाने से भी डर लग रहा था, उसे उस वॉशरूम में भी डर लग रहा था। लेकिन जो मेन गेट था जो लॉक्ड था, वहां पर 2 से 3 बार लगभग नॉक हो चुका था, और जितनी बार भी नॉक हुआ था सबसे अजीब चीज ये थी कि अगर दरवाजे के उस तरफ कोई खड़ा रहता है तो उसकी परछाई नीचे गिरती है, या फिर कहें कि परछाई नीचे दिखती है। लेकिन देवर्षिता के रूम के केस में जो भी बाहर से नॉक कर रहा था मानो वो उड़ता हुआ नॉक कर रहा था, क्योंकि उसके पैर की परछाई नीचे नहीं दिख रही थी। इसलिए अब देवर्षिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो बड़ी ही हिम्मत करके अपने बेड के पास जाकर बैठ जाती है। उसे बेड के नीचे देखने से भी डर लग रहा है, बेड के पीछे देखने से भी डर लग रहा है, और वॉशरूम जाने से भी अब डर लग रहा है। फिर देवर्षिता की नजर अपने फोन के वॉलपेपर पर पड़ती है, और उस फोन के वॉलपेपर पर और कोई नहीं बल्कि देवर्षिता की माँ की फोटो लगी हुई थी। वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं तुम्हें इतना मानती हूँ, प्लीज मेरी रक्षा करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जब वो अपनी माँ की फोटो को देख रही थी तभी उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से हवा आनी बंद हो गई हो, मानो खिड़की बंद हो। लेकिन खिड़की बंद नहीं थी, वहाँ कुछ और चीज थी जो हवा को ब्लॉक कर रही थी। और जैसे ही हर्षिता खिड़की की तरफ देखती है वो देखती है कि एक काले साए में उजले कपड़े में एक इंसान बैठा हुआ है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही हैं, और इसी वजह से हवा अंदर नहीं आ पा रही है। यानी इस चीज को देखने के बाद देवर्षिता बहुत डर जाती है। लेकिन वो काले साए वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि उसकी माँ थी। उसकी माँ की आत्मा उसे बचाने के लिए आई थी, और वो आकर देवर्षिता को बोलती है कि बेटा मानू मैं हूँ। एंड देवर्षिता समझ जाती है कि ये मानू मेरी माँ ही बोलती थी। वो अपनी माँ से वार्तालाप करती है और बोलती है कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है,
आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो ऐसे में देवर्षिता की माँ बोलती है कि तुझे डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ये जो दादा दादी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कोई इंसान यहाँ पर रहता ही नहीं है। वो लगभग 50 साल पहले मर चुके हैं और अब उनकी ये नेगेटिव आत्माएं यहाँ पर रहती है, जो लोगों को लुभा कर अंदर लाती हैं और कुछ दिनों के बाद वो उसे खाने लगती हैं। देवर्षिता अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ बताओ ना। और उन्होंने तो ये खिड़की खोलने के लिए भी मना की थी। देवर्षिता की माँ बोलती है कि खिड़की खोलने के लिए पता है क्यों मना किया था, क्योंकि वो जानती थी कि तेरी माँ मर चुकी है। और जब एक नकारात्मक आत्मा किसी मरे हुए माँ के बच्चे को तंग करती है तो उस बच्चे की माँ आत्मा बन के उसकी हेल्प करने जरूर आती है। और अक्सर ऐसा माना गया है कि वो विंडो से ही आती है। लेकिन तूने विंडो खोल के अच्छा किया। अब मैं तुझे ये सजेस्ट करूंगी कि इस विंडो के जरिए तू एक रास्ता बना और नीचे जाके यहाँ से भाग जा, क्योंकि तुझे शायद पता नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मंदिर गए हैं, लेकिन दरअसल वो नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। और जैसे ही तू नीचे जाएगी वो तुझे पूरे तरीके से काट कर तुझे खा जाएंगे। देवर्षिता बोलती है कि लेकिन वो लोग तो मंदिर गए हुए हैं ना। उसकी माँ बोलती है कि मंदिर नहीं, तुझे नॉक नहीं सुनाई दिया, वो दादी ही तो थी। तभी फिर से उस दरवाजे पर नॉक होता है और दादी बोलती है कि बेटा मैं आ गई, आजा बाहर आजा। देवर्षिता बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी माँ सही है, वो दादी सही है, या वो अपने दिमाग की सुने, क्योंकि उसका दिमाग तो बस एक ही चीज कर रहा था, यहाँ से भाग जा। लेकिन देवर्षिता जब तक दरवाजा खोलती, दादी अम्मा के पास एक मास्टर की थी, जिसकी वजह से रूम अंदर से अगर लॉक भी होता है तो वो खोल सकती हैं। और ऐसे में दरवाजा खुल जाता है। सामने खड़ी थी दादी, जो आज काफी सुंदर लग रही थी, मानो वो सच के तैयार हुई हो। देवर्षिता एक्टिंग करते हुए बोलती है दादी आप आ गई, चलिए मैं आती हूँ। दादी बोलती है नहीं, मेरे साथ चलेगी तो। इस चीज को देवर्षिता की माँ देख रही थी और इसीलिए वो दरवाजे को बंद कर देती है। दादी को पता चल जाता है कि देवर्षिता की माँ की आत्मा यहाँ पर है और दादी अपने असली फॉर्म में आ जाती है। और उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं और पैर पूरे तरीके से मुड़े हुए होते हैं। और अब मान लो यहाँ पर एक घमासान युद्ध चल रहा होता है, एक युद्ध दो आत्माओं के बीच में। देवर्षिता इस चीज को देखकर पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ। और ऐसा माना जाता है कि जब देवर्षिता की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में मिलती है। उसे आखिरी चीज जो याद थी वो बस एक ही चीज थी, उसकी माँ की वो तस्वीर जो उसके वॉलपेपर पे थी। और गाइस देवर्षिता ठीक होने के बाद वापस से उस घर में जाती है जहाँ पर वो रेंट पे रहती थी। तो वो देखती है कि वहाँ पर ताला लॉक्ड है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। किसी तरीके से ताला तोड़वा कर जब वो ऊपर जाती है अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर उसका सामान भी नहीं था। मानो देवर्षिता वहाँ पर कभी रहती ही नहीं थी। उसका सारा सामान पुराने फ्लैट में ही था। उसने जब ये डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि ये आपका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कोविड में जब आप अकेले थे तो ये ट्रिगर हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग ने इमेजिनेशन क्रिएट की होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं शिफ्ट हुए, आपके साथ ये बुरी बुरी चीजें हुई, आपने आत्माओं को लड़ते हुए देखा, लेकिन असलियत में आप एक तरीके से टेम्पररी कोमा में थे। इस चीज को पढ़ने के बाद ये सोचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि देवर्षिता के साथ जो हुआ था वो कितना सच था और कितना झूठ। देवर्षिता हमारी सब्सक्राइबर है और उन्होंने भी हमसे ये सवाल पूछने की कोशिश की कि अविनाश आपको क्या लगता है। बट अब ये सेम सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा टेम्पररी कोमा जैसी वाली चीजें होती हैं, या फिर देवर्षिता के साथ सच में कोई भूत वाला एक्सपीरियंस हुआ था? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।